नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय हरिंदर में स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री टीजीटी केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो लाए हैं, जिसमें हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आप एक को इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या तथा उसके वेग के बारे में डिस्कस कर चुके थे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करवा चुके थे। अब हम इलेक्ट्रॉन की टोटल ऊर्जा बताएंगे। देखिए, टोटल ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योगफल क्या कहलाती है, हमारी टोटल ऊर्जा कहलाती है। अब क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक बल लगता है। उस बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। वो बल होता है हमारा mv² / r बराबर ZE² / r²। यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या गतिज ऊर्जा निकालेंगे। गति हाफ mv² होता तो 1/2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा के ई बराबर 1/2 ZE² / r आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, ये आ गया हमारा गतिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, समीकरण हमने 2 डाल दी, उसे 1 डाल दिया। अब क्या स्थितिज ऊर्जा की बात करें, जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के समीप वाली कक्षा में लाते हैं तो लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। क्या करने पड़ता है, कार्य। तो वही कार्य क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इससे ऊर्जा क्या होती है, हमारा सूत्र होता है पोटेंशियल एनर्जी पीई बराबर माइनस का ZE² / r। समीकरण 3 हो गई। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 समीकरण 3 इन दोनों का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो जब हम समीकरण 1 में रखते हैं तो इनकी वैल्यू ये आती है। ठीक है, अब टोटल ऊर्जा क्या आ जाएगी, हमारी निगेटिव आएगी टोटल ऊर्जा। टोटल ऊर्जा की बात करें, टोटल ऊर्जा का सूत्र क्या हो गया हमारा, ET बराबर माइनस ZE² / 2r। अब देखते हैं हमारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और टोटल ऊर्जा, इनका सूत्र में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो टोटल ऊर्जा का सूत्र आया है वो गतिज ऊर्जा के बिल्कुल बराबर है, बट टोटल ऊर्जा निगेटिव में आई है, गतिज ऊर्जा पॉजिटिव में होती है। इतना ध्यान रखना। अब आगे इनमें रिलेशन पढ़ेंगे। देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए अगर टोटल ऊर्जा में हम R का मान रख देते हैं, R का मान रख देते हैं तो हमारी ऊर्जा का जो सूत्र आता है अर्ग में ये आता है, अर्ग में आता है माइनस का 2.18 10⁻⁻11। ठीक है, Z² / NE, ये अर्ग में हो गया। अगर जूल में कैलकुलेट करना है तो जूल में क्या हो जाता है, यहाँ पर पूछा जाता है दोनों में। अगर अर्ग में पूछा जाए तो ये ऊर्जा का सूत्र हो गया। ठीक है, अगर जूल में पूछा जाए तो ये हो गया हमारा ऊर्जा का सूत्र। दोनों में डिफरेंस इतना है, उसमें 10⁻⁻11 है, इसमें 10⁻⁻18 है जूल में बदलने पर। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर पूछा जाए तो ये है हमारा टोटल ऊर्जा का सूत्र -13.6 Z² / N²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गई ऊर्जा। ये तीनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं टीजीटी एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, इनमें आपस में रिलेशन निकालेंगे। जैसे ये तीनों सूत्र होते हैं, देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र आप देख रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र देख रहे हैं, टोटल ऊर्जा का सूत्र देख रहे हैं। और टोटल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में देखिए क्या होता है, सिर्फ निगेटिव का डिफरेंस है, बाकी सब बराबर है। तो जब इनका रेशियो निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी बटे टोटल ऊर्जा बराबर, सभी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा। जो टोटल ऊर्जा आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो माइनस की आएगी। ठीक है, तो इससे ये कन्फर्म होता है कि कुल ऊर्जा बढ़ने पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। समझ गए, कुल ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा का मान क्या घटेगा। अब क्या होगा, टोटल ऊर्जा का हम किससे रिलेशन निकालते हैं, ठीक है, इससे पोटेंशियल एनर्जी से। जब आपस में डिवाइड करेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 2E। ठीक है, 2 गुना। तो इससे कंफर्म होता है, अर्थात कुल ऊर्जा बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और ये रिलेशन भी याद रखना है आपको। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं टोटल ऊर्जा की डिपेंडेंसी। देखिए टोटल ऊर्जा में क्या होता है, E बराबर माइनस का 13.6 Z² / N²। मान लीजिए N हमारा समान है कक्षाओं की संख्या, तो ये क्या रेशियो निकालेंगे, तो अगर E डिपेंडेंट करता है Z पर तो हम निकालेंगे E1/E2। सूत्र क्या बनेगा,
Z1 अपान Z2 का स्क्वायर। समझ गए। अगर n की बात करेंगे तो n क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, तो E1 अपान E2 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर N2 अपान N1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, आगे इसी पर आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा गया हाइड्रोजन परमाणु के पहले, दूसरे, तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं ज्ञात कीजिए। पहले कोष के लिए देखो हाइड्रोजन है, इसलिए तीनों में क्या लगेगा, Z बराबर क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा। ठीक है, अब पहली कक्षा के लिए n बराबर 1 लगेगा, दूसरी कक्षा के लिए 2 लग जाएगा, तीसरी कक्षा के लिए 3 लग जाएगा। आपको टोटल ऊर्जा का सूत्र पता है, माइनस का 13.6 Z² अपान N² होगा। पहले के लिए क्या देखिए, 1 लग गया तो यही आ गई ऊर्जा। दूसरे में Z की जगह पर 1 रखा गया है और N की जगह पर 2, क्योंकि दूसरी की पूछी गई है, तो आ जाता है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी की निकालेंगे तो N की जगह पर 3 रख देंगे, Z की जगह पर 1 ही रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की ही पूछी गई है, तो आ जाएगा माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए, इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन के पहले तथा दूसरे कोष में कुल ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए हाइड्रोजन के ही, ठीक है, तो Z बराबर 1 दोनों में रहेगा, पहले के लिए N बराबर 1, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में क्या है, हाइड्रोजन ही, दूसरे के लिए N बराबर 2, तो N का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इनका जब रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4/1, ठीक है, 4:1 आ जाएगा। ठीक है, ऊर्जाओं का अनुपात। आगे देखिए, आगे दूसरा पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लिथियम के दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा निकालिए। अब क्या होता है, लिथियम के लिए Z बराबर कितना लगाएंगे हम, 3। कितने कोष के लिए, दूसरे कोष के लिए, तो N बराबर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि N हमारा कोषों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। जब यहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, दोनों की, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हमारी जो ऊर्जा आएगी माइनस का 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। अब क्या है, ये तो हमारी टोटल ऊर्जा हो गई। अगर हम टोटल ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, दोनों बराबर होती है, सिर्फ माइनस का साइन का डिफरेंस होता है, तो एक काइन जो टोटल ऊर्जा है माइनस में है और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, सेम टू सेम। समझ गए। आगे देखिए, अगर यहीं पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल ऊर्जा की 2 गुनी होती है, तभी हो जाएगी हमारी माइनस की 61.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। समझ गए। आगे देखिए, अब है मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखिए क्या होता है, जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है तो गुलाबी कलर आता है यहाँ पर, ठीक है, उच्च विभव अप्लाई करते हैं विसर्जन नलिका में, जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी इसमें कुछ रेखाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम रेखाएं, ठीक है। अब उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए कौन कौन सी रेखाएं हैं, इन पे आधारित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे पहली रेखा है हमारी लाइमन श्रेणी। जब क्या होता है, उच्च ऊर्जा स्तर से कोई भी किरण, कोई भी रे निम्न स्तर में आती है, प्रथम में आती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी लाइमन श्रेणी कहलाती है। लाइमन श्रेणी के लिए क्या होगा, N1 बराबर क्या होगा, 1 होगा, और N2 की वैल्यू जो होगी वो कहाँ से, उच्च कक्षा कौन सी हो सकती है, 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, और 5 से डैश अनंत से कहीं से भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन, तो वो सभी क्या कहलाएंगे, लाइमन श्रेणी कहलाएंगे। समझ गए। पार्शियल श्रेणी क्या होती है, देखिए लाइमन श्रेणी। बामर श्रेणी क्या होती है, जब कोई उच्च ऊर्जा स्तर से कोई रेखा किस में आती है, हमारी 2 में आती है, तो वो बामर होगी। जब कोई उच्च ऊर्जा स्तर से 3 में आती है तो पार्शियल होगी। जब कोई उच्च ऊर्जा स्तर से ब्रैकेट में मतलब इसमें 4th में आती है तो ब्रैकेट होगी। जब कोई उच्च ऊर्जा स्तर से ऊपर वाली कक्षा 5वीं कक्षा में फुंड होगी। ठीक है, तो ये 5 श्रेणियां हमारी होती हैं। अब क्या होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इनके लिए N1 और N2 का मान डिसाइड करना होता है। देखिए N1 का मान फिक्स रहता है, जितने नंबर की श्रेणी होती हैं तो N1 का मान वही रहेगा। जैसे पहली लाइमन होती है, लाइमन के लिए N1 की वैल्यू 1,
और N2 की वैल्यू नेक्स्ट से स्टार्ट होती है, 2 से आ सकता है, 3 से, 4 से, 5 से आ सकता है। और जो लाइमन श्रेणी हमें प्राप्त होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में प्राप्त होती है, परावैंगनी क्षेत्र में, समझ गए। ऐसी वाम श्रेणी के लिए N1 की वैल्यू 2 होती है और N2 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 3 से स्टार्ट होगी, समझ गए, 3, 4, 5 अनंत तक ये दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। आगे देखिए पाश्चन श्रेणी है, N1 की वैल्यू 3 होगी, N2 की वैल्यू 4 से स्टार्ट होती है, ये इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होती है। ब्रैकेट श्रेणी के लिए N1 बराबर 4 होगा और इसकी वैल्यू जो N2 की वैल्यू है वो 5, 6, 7 डैश अनंत तक, मतलब जो ये वैल्यू होती है इससे नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट होती है N2 की वैल्यू, ये भी इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। फुंड श्रेणी जो है N1 बराबर 5 होता है, N2 बराबर 6, 7 होता है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होती है। एक है हमफारी श्रेणी होती है जिसमें N1 बराबर 6, N2 बराबर 7, 8 और ये भी इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब जैसे 9th कोश ऊर्जा स्तर में संक्रमण में कुल स्पेक्ट्रम लाइनों की संख्या ज्ञात करनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये सेम टू सेम सूत्र भी पूछ लिया गया। तो टोटल स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए n-1/2 ये सूत्र होता है, याद रखना। अब जैसे नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, n बराबर 5 के लिए कितनी स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होंगी, तो क्या है n बराबर कितना है 5, तो n की जगह पर 5 रखेंगे तो जब ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे कितनी लाइन प्राप्त हो गई हमारी, 10 लाइनें प्राप्त हो गई, समझ गए। अब 10 लाइनें कैसे प्राप्त होंगी, जैसे n बराबर 5 है, लाइमन n बराबर 1 है, ठीक है 5 रखेंगे 4 लाइमन से प्राप्त होंगी, n बराबर 5 रखेंगे 3 इससे प्राप्त होंगी, पाश्चन से 2 प्राप्त होंगी, ब्रैकेट से 1 प्राप्त होगी, फुंड से क्या होगी 0, तो यही कितनी 10 लाइनें प्राप्त होगी, समझ गए, इनकी वैल्यू हम रखते गए। आगे देखिए अब क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, तरंगदैर्घ्य 1/λ बराबर RZ² 1/N1² माइनस 1/N2², क्या हो गया सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। आगे देखिए Z यहाँ परमाणु क्रमांक है और R क्या है रिडवर्क नियतांक है, R का मान कितना है 1.096767 सेंटीमीटर, ठीक है इनवर्स। ऐसे इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है सेंटीमीटर इनवर्स। बाकी देखिए आगे, अब तरंग संख्या वही 1/λ ही क्या कहलाता है, तरंग संख्या कहलाता है, तो उसकी जगह पर न्यू बार, क्योंकि 1/λ बराबर किसके बराबर होता है, न्यू बार के बराबर होता है, इसी को हम तरंग संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे बामर की दूसरी रेखा के लिए N2 का मान क्या होगा, देखो पहली रेखा बामर दूसरे नंबर पे आती है, N1 बराबर 2 होगा, तो पहली रेखा कहाँ से आ सकती है, तीसरे से आ सकती है, दूसरी रेखा कहाँ से आएगी 4 से, तभी N2 बराबर कितना है 4, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। पाश्चन के लिए पहली रेखा कहाँ से आएगी 4 से आएगी, ठीक है। ब्रैकेट की 5वीं रेखा कहाँ से आएगी, N2 बराबर 9 से आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस सीरीज का। अब देखिए रेडवर्क कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो ये होती है R बराबर 2π² me⁴h3c, ये आपको याद रखना है, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो क्वेश्चन है सीरीज पर आधारित, वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। देखिए हाइड्रोजन परमाणु में लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा तथा बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। लाइमन के लिए, ठीक है, प्रथम रेखा के लिए N1 बराबर क्या हो जाएगा 1 और N2 बराबर हो जाएगा 2, ये लाइमन के लिए हो जाएगा। बामर के लिए क्या हो जाएगा, N1 बराबर हो जाएगा 2 और N2 बराबर क्या हो जाएगा, लाइमन बामर की दूसरी रेखा, तो बामर की दूसरी रेखा किससे 4 से प्राप्त होगी, समझ गए, पहली होगी 3 से और दूसरी किससे होगी 4 से। अगर यही चीज़ें आपने कैलकुलेट कर ली तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। बाकी ये वैल्यू रखना है हमें इसमें। अब देखिए इसी को देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन है तो इसलिए Z की वैल्यू 1 हो गई। अब क्या 1/n है, देखो लाइमन के लिए N1 की वैल्यू 1 और लाइमन की प्रथम रेखा दूसरे से रेखा आएगी तभी तो प्रथम होगी, तो 2 रख दिया, तो कितना आ जाएगा एलसीएम लेंगे 4 यहाँ पर आएगा भाई 3R/4 आ जाएगा।
उल्टा करेंगे, ठीक है। लाइमन की तरंगदैर्घ्य तो 4/3r समीकरण 1 हो गए। अब क्या है बामर के लिए, बामर कितने नंबर पे आती, दूसरे नंबर, तो n1 बराबर 2 हो जाएगा। और दूसरी रेखा के लिए पूछा गया तो n2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे 1/16 आ जाएगा। जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3r/16 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो बामर की तरंगदैर्घ्य आ जाएगी, ये बामर की तरंगदैर्घ्य आ गई। दोनों का रेशियो करेंगे, तो 4/3r और गुणा 3r/16 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा हमारा 1/4 आ जाएगा, 1/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम अलग अलग अब की पार्टिकल हैं, ठीक है। अब क्या है, लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, तरंगदैर्घ्य का अनुपात। अब आपको पता है दूसरी, दोनों की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा, जो तरंगदैर्घ्य डिपेंड करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, Z² पर। तो λ1/λ2 और Z2/Z1 का स्क्वायर। समझ गए, वैल्यू लगा दो। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू हो गई 1 और हीलियम के लिए Z की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। Z2 हीलियम है तो हीलियम की 2 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4/1, तो इतना ही अनुपात आ जाएगा। समझ गए, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की अधिकतम तथा बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है, जब भी किसी की अधिकतम या न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, अब पूछा गया लाइमन श्रेणी की अधिकतम, जब भी हम अधिकतम तरंगदैर्घ्य निकालेंगे तो लाइमन की मान लीजिए निकालना है, तो लाइमन के लिए n1 तो वही रहेगा। और n2 क्या होता है, जब हम मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य निकालते हैं तो n2 क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है n2 तो वही वैल्यू रखते हैं। जैसे लाइमन के लिए जो n1 की वैल्यू 1 होती है और लाइमन की स्टार्ट होती है 2 से, तो n2 बराबर हम 2 रखेंगे तो हमें मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगी। अगर इसी की हम क्या मिनिमम तरंगदैर्घ्य प्राप्त करें तो n2 बराबर अनंत रख देंगे तो हमारी मिनिमम तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगी। समझ गए, कि कोई भी रेखा है, अगर हमें उसकी मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य और मिनिमम प्राप्त करना है तो हम जो n1 की वैल्यू फिक्स रहेगी, n2 की वैल्यू अगर मिनिमम ज्ञात करना है तो n2 की वैल्यू अनंत रखेंगे तो मिनिमम तरंगदैर्घ्य मिल जाएगी हमें। समझ गए, आगे देखिए। अब एक जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। और देखिए लाइमन के अकॉर्डिंग अधिकतम के लिए n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2 रख देंगे तो हमें वहाँ से अधिकतम तरंगदैर्घ्य मिलेगी। तो अरे अधिकतम तरंगदैर्घ्य की कंडीशन लगा दी हमने, समीकरण फर्स्ट आ गई हमारी। अब क्या है, बामर के लिए देखिए, जब हम मिनिमम तरंगदैर्घ्य निकालेंगे तो मिनिमम के लिए क्या, देखिए हमने क्या लगाया है, अनंत लगाया है, n2 की वैल्यू अनंत लगाएंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, बामर की अधिकतम तरंगदैर्घ्य आ गई। दोनों का अनुपात करेंगे, अनुपात करने पर क्या आ जाता है हमारा 1/3 आ जाता है, ठीक है, लाइमन और बामर के, ये ध्यान रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन के बामर श्रेणी की दूसरी तथा लिथियम के लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हाइड्रोजन Z बराबर क्या लग जाएगा 1 और बामर की दूसरी मतलब n1 बराबर 2 और n2 बराबर 4 रख देंगे। लिथियम के लिए Z बराबर कितना लग जाएगा 3 लग जाएगा। लाइमन श्रेणी की प्रथम के लिए मतलब n1 बराबर 1 और n2 बराबर 2 तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए एक एक करके करते हैं, ये डिसाइड हो गया, आराम से कर लें। बामर के लिए देखो लग गई हमारी वैल्यू, यहाँ से हमारा 3r/16 आ जाएगा, पीछे कर चुके हैं, उल्टा करेंगे 16/3r हो जाएगा। आगे देखिए जब लाइमन के लिए निकालेंगे Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिथियम है तो लिथियम के लिए Z की वैल्यू 3 होती है इसीलिए 3 रख देंगे। और बाकी लाइमन के लिए आपको पता ही है पूरी कंडीशन। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 27r/4 आ जाएगा। अब इनको उल्टा करेंगे क्योंकि हमें निकालना है लेमडा, तो ये हो जाएगा 4/27r हो जाएगा। आगे देखिए अब दोनों का रेशियो कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लाइमन की तरंगदैर्घ्य बटे नहीं
बामर की तरंगधर बटे लाइमन की। जब डिवाइड करेंगे दोनों की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से जो टर्म कैंसिल होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। कितना आ जाएगा 36:1 आ जाएगा हमारा। समझ गए? ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमें यहीं तक समाप्त करते हैं। हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, एनर्जी और तरंगदैर्घ्य। बाकी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कीजिए। जय हिंद।